गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है हमारा बायोलॉजी का लेसन चल रहा था पादपों में जल अवशोषण और रसारोहण, जिसका आज हम टॉपिक पढ़ेंगे पादपों में जल का मार्ग। कि पादप कोशिका में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो जल का प्रवाह है वो कौन कौन से रास्तों से या कौन कौन से पथ के द्वारा होता है। आज ये टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पादपों में जल का मार्ग जब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए पार्श्वीय प्रवाह के बारे में। किसके बारे में? पार्श्वीय प्रवाह। कि पार्श्वीय प्रवाह आप बोलोगे किसे? तो हम जानते हैं कि मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण होता है। तो मूल रोम से जो जल अवशोषित हुआ वो जल कहाँ पहुंचता है? मूल के जाइलम तक। कहाँ पहुंचता है? मूल के जाइलम तक पहुंचता है। तो मूल रोमों से मूल के जाइलम तक जल का पहुंचना, मूल रोमों से और मूल के जाइलम तक मृदा जल का पहुंचना क्या कहलाता है? पार्श्वीय प्रवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्श्वीय प्रवाह कहलाता है। ठीक है। अब पार्श्वीय प्रवाह के तीन पथ होते हैं, या पार्श्वीय प्रवाह तीन तरीके से होता है। पार्श्वीय प्रवाह का मतलब आप समझ गए ना? मूल रोम से मृदा जल का मूल के जाइलम तक पहुंचना क्या कहलाता है? पार्श्वीय प्रवाह कहलाता है। और पार्श्वीय प्रवाह के तीन पथ होते हैं, या पार्श्वीय प्रवाह तीन प्रकार का होता है। अपलवक, जिसको हम एपोप्लास्ट बोलते हैं, अपलवक या एपोप्लास्ट पथ, संलवक या सिम्प्लास्ट पथ, और रसदाहनीय या रिक्तिकीय पथ। ठीक है बच्चों, ये तीन प्रकार के पथ होते हैं। किसके? या तीन प्रकार के होता है कौन? पार्श्वीय प्रवाह। कौन होता है? पार्श्वीय प्रवाह। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपलवक या एपोप्लास्ट पथ की। अपलवक या एपोप्लास्ट पथ की। इसमें क्या होता है? तो अपलवक पथ में जो जल का प्रवाह है वो निर्जीव कोशिका भित्ति व अंतरकोशिकीय अवकाशों के द्वारा होता है। इस प्रकार का जो जल का प्रवाह है वो निर्जीव कोशिका भित्ति और दो कोशिकाओं के मध्य स्थित अंतरकोशिकीय अवकाशों के द्वारा होता है। और इस प्रकार का जो जल का प्रवाह है वो अनियंत्रित होता है। और कौन सी विधि द्वारा संपन्न होता है? विसरण द्वारा संपन्न होता है। आगे बात समझ में देखिए, यहाँ डायग्राम है। एक कोशिका हमारी ये है, एक कोशिका ये है। ये हमारी कोशिका भित्ति है, निर्जीव कोशिका भित्ति है। ये जीवद्रव है, ये रिक्तिका है। ठीक है। तो इसलिए ये दो कोशिका है, इनके बीच में ये क्या है? अंतरकोशिकीय अवकाश है। क्या है? अंतरकोशिकीय अवकाश। तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का प्रवाह किसके माध्यम से हो रहा है? निर्जीव कोशिका भित्ति और दो कोशिकाओं के मध्य स्थित अंतरकोशिकीय अवकाशों के माध्यम से होता है। ये हो गया। जल इस कोशिका में कहां से आया? इस कोशिका में निर्जीव कोशिका भित्ति और अंतरकोशिकीय अवकाश के द्वारा जल का प्रवाह हुआ। तो इस प्रकार के जल के प्रवाह को, या इस प्रकार के जल के प्रवाह का जो पथ है उसको हम बोलते हैं अपलवक या एपोप्लास्ट पथ। अपलवक या एपोप्लास्ट पथ। अब यहाँ एक बात आपको समझने की है कि जो मूल की अंतःस्थवचा होती है उसमें कैस्पेरियन पट्टिका पाई जाती है। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था। मूल की जो अंतःस्थवचा की जो कोशिका होती है उनकी कोशिका भित्ति में कैस्पेरियन पट्टिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कैस्पेरियन पट्टिका। उस कैस्पेरियन पट्टिका पर किसका निक्षेपण या किसका जमाव होता है? सुबेरिन का। किसका जमाव होता है? सुबेरिन का। इस वजह से अंतःस्थवचा की जो कोशिका है वो जल के लिए क्या हो जाती है? अपारगम्य हो जाती है। जल के लिए अपारगम हो जाती है। तो जब कोशिका भित्ति जल के लिए अपारगम हो गई तो इस विधि के द्वारा, अपलवक या एपोप्लास्ट पथ के द्वारा जल का प्रवाह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो निर्जीव कोशिका भित्ति है उस पर कैस्पेरियन पट्टिका है, और कैस्पेरियन पट्टिका पर किसका जमाव है? सुबेरिन का। तो अंतःस्थवचा की जो कोशिका है उनमें जो जल का प्रवाह है वो किसके माध्यम से होता है? कोशिका कला या कोशिका झिल्ली के माध्यम से होता है। कोशिका कला या कोशिका झिल्ली के माध्यम से होता है। उस जल के प्रवाह के पथ को हम बोलेंगे पारकला परिपथ। क्या बोलेंगे? पारकला परिपथ। ठीक है, ये बात यहां समझने की थी।
अगला आता है हमारा संलवक या सिंप्लास्ट पथ। संलवक या सिंप्लास्ट पथ, इसमें इस प्रकार के पथ में क्या होता है कि जो जल है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, जो जल है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीव द्रव्य तंतु को, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, जीव द्रव्य तंतु को जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, अर्थात जीव द्रव से होते हुए होता है। इस प्रकार के जल प्रवाह में जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीव द्रव्य तंतु को या प्लाज्मोडेस्माटा अर्थात जीव द्रव्य से होते हुए पहुंचता है। इस प्रकार का पथ क्या कहलाता है? संलवक या सिंप्लास्ट पथ। इस पथ में जल का प्रवाह किसके द्वारा होता है? प्रासरण के द्वारा। किसके द्वारा होता है? प्रासरण के द्वारा। और इस प्रकार के जल प्रवाह में किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये जो पथ है वो अधिकतम प्रतिरोध वाला पथ है। ये जो मार्ग है कौन सा? संलवक या सिंप्लास्ट मार्ग या पथ, ये अधिकतम प्रतिरोध वाला मार्ग है। अब इसमें एक शब्द आया प्लाज्मोडेस्माटा, जो आपने पढ़ा था 11वीं क्लास में। प्लाज्मोडेस्माटा होता क्या है? तो जो कोशिका भित्ति होती है, प्लांट सेल की जो कोशिका भित्ति होती है, उस पर लिग्निन का निक्षेपण होता है। तो जहां पर लिग्निन का निक्षेपण नहीं होता, कोशिका भित्ति का वह एरिया जहां पर लिग्निन का निक्षेपण नहीं होता, वहां क्या बन जाते हैं? गर्त बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? गर्त बन जाते हैं। और उन गर्त में क्या पाए जाते हैं? जीव द्रव तंतु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीव द्रव तंतु या प्लाज्मोडेस्माटा, जिनके माध्यम से दो कोशिकाओं का कोशिका द्रव आपस में संलग्न रहता है। जिसके माध्यम से दो कोशिकाओं का कोशिका द्रव या जीव द्रव आपस में संलग्न रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपना संलवक या सिंप्लास्ट पथ। अगली बात करते हैं हम रसधानीय या रिक्तिकीय पथ की। रसधानीय या रिक्तिकीय पथ की। चलो इससे पहले मैं एक बार इस डायग्राम में समझाता हूँ संलवक या सिंप्लास्ट पथ को। तो ये अपना क्या है? जीव द्रव है। ये अपना क्या है? जीव द्रव है। और ये जो एरिया है ये क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। क्या है ये? प्लाज्मोडेस्माटा। तो इस तरीके से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का प्रवाह प्लाज्मोडेस्माटा या जीव द्रव के माध्यम से होता है। प्लाज्मोडेस्माटा या जीव द्रव के माध्यम से होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? संलवक या सिंप्लास्ट पथ बोलते हैं। अगला पढ़ते हैं हम रसधानीय या रिक्तिकीय पथ। इसमें क्या होगा? तो इसमें एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो जल है वो जीव द्रव कला के द्वारा प्रवेश करता है। किसके द्वारा? जीव द्रव। अब यहाँ किसके द्वारा प्रवेश कर रहा था? प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। ठीक है, इसमें जीव द्रव कला के द्वारा प्रवेश करेगा, ना कि प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। तो इस प्रकार के पथ में जो जल है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीव द्रव कला के माध्यम से प्रवेश करता है। और इसके पश्चात किसमें से गुजरता है? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट किसको बोलोगे? ये जो रिक्तिका है, इसकी जो झिल्ली है, इस झिल्ली को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। जो ये रसधानी है, इसकी झिल्ली को टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो जीव द्रव कला से प्रवेश करता है और टोनोप्लास्ट से रसधानी, टोनोप्लास्ट से रसधानी से गुजरता है। ठीक है, इस प्रकार का पथ जो है या इस प्रकार का जो जल प्रवाह है वो भी किसके माध्यम से होता है? प्रासरण के माध्यम से होता है। और इसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये तीन मार्ग या पथ होते हैं किसके? जल प्रवाह के। कौन से जल प्रवाह के? पार्श्वीय जल प्रवाह के। आगे बात समझ में? तो ये हो गया हमारा पादपों में जल का मार्ग। क्लियर है? अगला टॉपिक आता है जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। कैसे कौन कौन से कारक है जो जल अवशोषण की दर को प्रभावित करते हैं? जल अवशोषण में मुख्यतः कौन सा? निष्क्रिय जल अवशोषण। तो जो हम कारक पढ़ेंगे वो किसकी दर को प्रभावित करेंगे? निष्क्रिय जल अवशोषण की दर को। किसको? निष्क्रिय जल अवशोषण की दर को। तो पहला है उपलब्ध जल। पहला है उपलब्ध जल। तो मृदा में जब पर्याप्त जल हो, कौन सा जल? केशिका जल। तो जब मृदा में पर्याप्त जल हो तो जल अवशोषण की दर क्या होगी? अधिकतम होगी। जल अवशोषण की दर अधिकतम होगी। लेकिन मृदा में अगर पर्याप्त जल की मात्रा कम या ज्यादा अधिक है, कम या ज्यादा अधिक है, तो जल अवशोषण की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जब मृदा जल अधिकतम हो,
मृदा जल जब अधिकतम हो तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जलाक्रांति। क्या बोलते हैं, जलाक्रांति। कि जब मिट्टी या मृदा पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई हो, उस कंडीशन को या उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, जलाक्रांति। और जलाक्रांति वाली स्थिति में जल अवशोषण की दर न्यून हो जाती है या निम्न हो जाती है। ठीक है, तो उपलब्ध जल की मात्रा अगर पर्याप्त है मृदा में, उपलब्ध जल की मात्रा या केशिका जल की मात्रा पर्याप्त है मृदा में, तो जल अवशोषण की दर क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन उपलब्ध जल की मात्रा पर्याप्त से कम या अधिक हो तो जल अवशोषण की दर कम हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा इस बिंदु को एक दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि दो अपने टेक्निकल वर्ड आते हैं। एक तो आता है क्षेत्र क्षमता, क्षेत्र क्षमता, और एक आता है हमारा स्थायी मलानी प्रतिशतता। तो जब मृदा जल की मात्रा क्षेत्र क्षमता और स्थायी मलानी प्रतिशतता के अनुरूप हो, क्षेत्र क्षमता और स्थायी मलानी प्रतिशतता के अनुरूप हो तो जल अवशोषण अधिक होता है। तो अब टॉपिक आता है क्षेत्र क्षमता किसे कहते हैं। तो गुरुत्वीय बल के कारण मृदा से जो जल निष्कासित हो जाता है, गुरुत्वीय बल के कारण मृदा से जो जल निष्कासित हो जाता है, उसके बाद मृदा में शेष बचे जल को हम क्या कहते हैं, क्षेत्र क्षमता बोलते हैं। क्या कहते हैं, क्षेत्र क्षमता। ऐसे स्थायी मलानी प्रतिशतता किसे बोलोगे आप, कि जल की वह मात्रा जिसमें पादप या पौधा प्रथम बार किसको प्राप्त करता है, मुरझान को या मलानी को। मृदा में जल की वह न्यूनतम मात्रा जिसमें पौधा क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, तो वह मात्रा क्या कहलाती है, स्थायी मलानी प्रतिशतता कहलाती है। क्या कहलाती है, स्थायी मलानी प्रतिशतता। तो इन दोनों के मध्य हो उपलब्ध जल की मात्रा, तो जल अवशोषण की दर क्या हो जाती है, उपयुक्त रहती है या अधिक होती है। ठीक है, अगला आता है हमारा मृदा वातन। वातन का मतलब होता है हवादार। तो मृदा जितनी हवादार होगी जल अवशोषण उतना ही अधिक होगा। जैसे जो दोमट मृदा है, तो दोमट मृदा जो होती है वो हवादार या वातित होती है, तो दोमट मृदा से जल अवशोषण अधिक होता है। जबकि जो जलाक्रांत मृदा होती है या जल में जो डूबी हुई मृदा होती है, उसमें जल अवशोषण की जो दर है वो निम्न या शून्य होती है। ठीक है, तो मृदा वातन भी इस तरीके से जल अवशोषण की दर को प्रभावित करता है। इसके बाद आता है मृदा का तापमान। तो मृदा का तापमान का जो परास है वो है 20 डिग्री से 30 डिग्री। अगर मृदा का तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री के सेल्सियस के परास में है तो जल अवशोषण की दर अधिक होती है। लेकिन अगर मृदा का टेम्परेचर या तापमान 20 डिग्री से कम या 30 डिग्री से अधिक, 20 डिग्री से कम या 30 डिग्री से अधिक होता है तो जल अवशोषण की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है भैया, तो ये हो गया मृदा का तापमान। अगला आता है हमारा मृदा विलयन की सांद्रता। कि जब मृदा में खनिज लवण की मात्रा अधिक होती है, जब मृदा में खनिज लवणों की मात्रा अधिक होती है तो जो मृदा विलयन है वो कैसा हो जाता है, सांद्र हो जाता है। मृदा विलयन सांद्र हो जाता है, तो उस कंडीशन में जल अवशोषण की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जल अवशोषण की दर कम हो जाती है। इसके अलावा तनु मृदा विलयन वाली मृदा में जल अवशोषण अधिक होता है। तनु मृदा विलयन वाली मृदा से जल अवशोषण अधिक होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमारे लेसन का नाम था पादपों में जल अवशोषण और रसारोहण। तो एक पोर्शन जो जल अवशोषण का है, पादपों में जल अवशोषण, वो टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। कल से हम टॉपिक लेंगे रसारोहण। कल हमारा टॉपिक रहेगा रसारोहण। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए घर पे रहो और सुरक्षित रहो।